Today we are going to start techniques of scientific management। ये FW टेलर की टेक्निक्स हैं जिसमें उन्होंने 9 टेक्निक्स बताई हैं। ये सारे ही प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो हमें यहाँ पे बताए गए हैं, इनको हम इम्प्लीमेंट किसके अकॉर्डिंग टू करेंगे, ये टेक्निक्स के अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे तो हमें जस्ट एज अ थ्योरी में बता दिया, थ्योरेटिकली बता दिया है कि हमें अपने वर्कर्स को मिलजुल के वर्कर से काम करवाना चाहिए, उनको साइंटिफिक वे से काम करवाना चाहिए ताकि वो मॉडर्न वेज यूज़ करें, एफिशिएंटली काम करें। पर वो करवाना कैसे है, ये हमें टेक्निक से पता चलेगा। कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओनली ब्रिंग आउट द बेसिक फिलोसफी। जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो जस्ट हमें एक बेसिक फिलोसफी बता रहे हैं थ्योरी में। द क्वेश्चन विच नाउ अराइजेज हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स, को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। टेलर हैज़ डिवाइस द फॉलोइंग टेक्निक्स। अब टेलर ने हमें उसके लिए क्या बता रखी है, कुछ टेक्निक्स बता रखी हैं। फर्स्ट कौन सी है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब फंक्शन, फंक्शनल का मतलब फंक्शनल वर्ड कहाँ से मिलके बना है, फंक्शन से। फंक्शन, फंक्शन का मतलब काम, उनके काम के अकॉर्डिंग टू फोरमैन, सुपरवाइजर्स बना दो उनको, ठीक है। तो काम के अकॉर्डिंग टू सुपरवाइजर बना देने हैं, ये हमें FW टेलर ने कहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द टेक्निक। ये वो टेक्निक है ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक्स पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। कहते हैं हमने यहाँ पे फंक्शनल को, फंक्शन के अकॉर्डिंग टू सुपरवाइजर्स को ऐसे बिठाना है कि हर एक पर्सन अपने काम में स्पेशलाइज्ड बन जाए, फुल यूटिलाइज करना है हर एक पर्सन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने जो FW टेलर है उनका कहना ये है कि जैसे टॉप लेवल पे प्लानिंग की जाती है, मिडल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है ना, उसको लोअर पे, तो इसी तरह ही लोअर लेवल पे भी कितने एक प्लानिंग टीम होनी चाहिए, एक फंक्शनल टीम होनी चाहिए अलग से, ठीक है, ताकि कुछ जो हैं वो इनको प्लान करें और दूसरे उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको फंक्शनल टीम जो है वो फंक्शन करे उसके अकॉर्डिंग टू जैसे प्लान किया गया है। तो ऐसे वो कहते हैं कि डिवाइड हो जाना चाहिए लोअर लेवल पे भी। इसलिए इसने कहा है कि FW टेलर ने प्रपोज किया है फोरमैनशिप दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टोटली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। बस इसमें स्पेशलाइजेशन लेके आनी है उनमें, इसीलिए हमने काम को बांटा है। एंड मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स। जो पर्सन भी जिसमें एक्सपर्ट है उसको उसी पोस्ट पे बिठा देना है और फिर उसको फुली यूटिलाइज करना है, उसकी पूरी एक्सपर्ट जो इसकी एक्सपर्टाइज है, जिस चीज़ में भी वो एक्सपर्ट है उसको हमने यूज़ करना है। इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स में हम काम को बांटेंगे। आगे जाके हम देखते हैं पार्ट इज़ असाइंड टू एन एक्सपर्ट, हर एक पार्ट को एक एक्सपर्ट को पकड़ा देना है। इन दिस मैनर ऑल द बेनिफिट स्पेशलाइजेशन आर अवेयर्ड ऑफ, ताकि हम सारे ही बेनिफिट्स ले सकें उन जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे। टेलर हैज़ सुजेस्टेड द डिवीज़न ऑफ वर्क, कितने काम को डिवाइड कर देना है। जैसे फ्यूल ने डिवीज़न ऑफ वर्क को बताया था, पर जो टेलर ने बताया है जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, इसको हम बता सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। ये डिवीज़न ऑफ वर्क की क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है ना, ये एक्सटेंशन है ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क की। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ना 2 सब डिपार्टमेंट्स बना देने हैं। कहते हैं कैसे बनानी है, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग से बना देना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से। प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान करेगा कि करना क्या है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगा। 4 एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड, कहती है यहाँ पे 4 एक्सपर्ट्स को आपने अपॉइंट करना है। एक्सपर्ट इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट डू प्लानिंग, वो तो अकेले प्लानिंग ही करेंगे। एक्सपर्ट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेल्प इन प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन करेंगे। और कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लासिफाइड, अब इसको एक डायग्राम में बताया हुआ है और पेपर में आपने कोशिश करनी है कि आपने ये डायग्राम बना के फिर उसको रिप्रेजेंट करना है पेपर में, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर को आपने 2 पार्ट्स में, एक प्लानिंग ऑफिसर्स हो गए और एक प्रोडक्शन ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट प्लानिंग ऑफिसर्स जो है ये लोअर लेवल वाली हैं, लोअर लेवल की बात हो रही है, ये लोअर लेवल है हमारा। और यहाँ पे प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर बिठा दिए, ठीक है, जिनके अंदर
क्या है जिनके अंडर 4 फोरमैन्स हैं, ये भी 4 फोरमैन्स हैं, ठीक है। टोटल ये वर्कर्स इनके अंडर काम कर रहे हैं 4 + 4 8 पर्सनस के अंडर, फोरमैन्स के अंडर। और यहाँ पे ये जो काम है ये मोस्टली ना ये केमिकल फैक्ट्रीज़ में ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादा ख़तरनाक काम हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे वो होती हैं माइंस होती हैं, वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है स्पेशलिस्ट ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट है उनके फंक्शन क्या हैं। वहाँ पे फर्स्ट बैठा होगा रूट क्लर्क, यहाँ पे फर्स्ट है रूट क्लर्क। दिस क्लर्क स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क, एक काम को कैसे पूरा करना है, ठीक है। मान लो कि ये एक फैक्ट्री है जिसमें पाइप्स बन रही हैं, ठीक है। तो पाइप्स बनने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, उसमें एक ये वर्कर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पाइप बनाने के लिए वो डिसाइड करेगा कि हमें कम से कम 5 वर्कर्स की ज़रूरत है, और वो 5 वर्कर्स जो हैं वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। एक वर्कर जो है वो ये जो पीवीसी है ये इसमें डालेगा, ठीक है। दूसरा वर्कर जो है वो पाइप को काटेगा, तीसरा वर्कर जो है वो पीछे से पाइप को, मतलब जो भी है वो 5 वर्कर हमें यहाँ पे चाहिए हैं, और वो 5 का ये काम होगा, ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करेगा, रूट क्लर्क, वो रूट डिसाइड करेगा। मीनिंग देयर बाय द स्टेज शैल हैव टू बी पास बिफोर बीइंग फाइनलाइज, से पहले वो किस स्टेज से गुजरेगा, ठीक है। तो ही ऑल्सो डिसाइड द जॉब टू बी डन फॉर द डे, एक दिन में कितना काम करना है, वेयर इट इज़ टू बी डन, कहाँ किया जाएगा ये काम, मतलब पाइप से ये वाली फर्स्ट मशीन पे किया जाएगा, सेकंड मशीन पे किया जाएगा, और एक दिन में कितनी पाइप्स काटनी है, ठीक है। ये सारा कुछ रूट क्लर्क डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस क्लर्क प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड्स, ये जो क्लर्क है ये इंस्ट्रक्शन कार्ड्स प्रिपेयर करता है वर्कर्स के लिए। हैंड्स देम ओवर टू द गैंग बॉस, और उनके गैंग बॉक्स को पकड़ा देता है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस कि इन लोगों ने, इन वर्कर्स ने किसको फॉलो करना है, किसको रिपोर्टिंग करनी है, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है। दीज कार्ड्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, इसमें ना पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो उन्होंने एक दिन में काम करके जाना है, प्रोसीजर क्या होगा, मटेरियल कितना यूज़ करना है, डिटेल अबाउट मशीनरी, कौन सी मशीनरी पे करना है, ठीक है ना। तो ये कौन डिसाइड करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। जैसे कि हमने ऊपर क्या किया था, 5 वर्कर डिसाइड किए थे, ठीक है ना, कौन काम कंप्लीट करेगा, ठीक है ना ये। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं इन वर्कर्स के बारे में, ठीक है, कि ये वर्कर्स जो हैं इन्होंने इंफॉर्मेशन, ये सारी जो सामान की इंफॉर्मेशन है ये किसको देनी है, किससे लेनी है, क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे ये सारे वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, दिस क्लर्क डिसाइड व्हेन अ पर्टिकुलर वर्क इज़ टू बी स्टार्टेड, इन्होंने काम शुरू कब करना है, फिनिश कब करना है। मीनिंग कहते हैं देयर बाय इज़ टू बी व्हाट टाइम द होल वर्क विल टेक प्लेस, ठीक है। कितना टाइम लेगा, मतलब स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेने कि एक दिन में कितनी पाइप्स बना सकते हैं ये, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड एट द सेम टाइम एट व्हाट कॉस्ट द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस, कितनी एफेक्ट, मतलब उनको एक बार एक्यूरेट कॉस्ट बता देनी है कि आपकी ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इतनी कॉस्ट ही आनी चाहिए आपकी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। ये कौन बताएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा। नेक्स्ट उसके बाद है डिसिप्लिन क्लर्क। डिसिप्लिन ऑफिसर का काम क्या है, वो सिर्फ डिसिप्लिन देखेगा सारा ही, कि ये जो काम है जैसे इन्होंने प्लान किया है क्या ये काम वैसा ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। द डिसिप्लिन ऑफिसर इंश्योर दैट एवरी वर्क इज़ बीइंग परफॉर्म्ड इन डिसिप्लिन मैनर, ठीक है, वो ये देखेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गैंग बॉस। अब जो ये हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट है, इन्होंने तो प्लान कर लिया, इन चारों क्लर्क्स ने प्लान कर दिया कि कैसे कैसे काम करवाना है। अब नेक्स्ट जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या है कि इन्होंने ये काम इम्प्लीमेंट करना है, जो उन्होंने प्लान किया है ये प्लान इम्प्लीमेंट्स करेंगे, ठीक है। अब देखो गैंग बॉस क्या होता है, एक ग्रुप का बॉस, एक लीडर्स का, एक ग्रुप का लीडर जो उनको लीड करता है, उनको बताता है कि आपने कैसे काम करना है। द वर्कर आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स, में आपने वर्कर्स को बांट देना है। जैसे कि यहाँ पे रूट क्लर्क ने बताया था कि 5 वर्कर्स यहाँ पे चाहिए, इसी तरह से आपने ग्रुप में बांट देना है उनको।
एंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल ग्रुप लीडर इज कहते हैं सेलेक्टेड, ग्रुप लीडर जो सेलेक्ट किया जाता है उसी को हम गैंग बॉस कहते हैं। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट बोथ द वर्कर एंड मशीन आर फिट इनफ फॉर प्रोडक्शन। इसने ये देखना है कि जितने भी वर्कर्स या फिर मशीन्स हैं वो फिट हैं प्रोडक्शन के लिए। दैट द मटेरियल रिक्वायर फॉर देयर यूज़ हैज़ बीन मेड अवेलेबल, ठीक है, यही देखेगा कि जो भी इसने मटेरियल के लिए बोला हुआ है इंस्ट्रक्शंस में, कार्ड क्लर्क ने ये बताया था कि इसके अकॉर्डिंग टू ये मशीन पे इतने टाइम काम होगा, ठीक है, तो क्या उन लोगों के पास वो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो इनफ मटेरियल है जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए या नहीं। ये सारा कुछ देखना किसका काम है, गैंग बॉस का काम है। नेक्स्ट है स्पीड बॉस। अब कहते हैं जो स्पीड बॉस है वो आपके जो वर्कर्स हैं उनकी स्पीड देखेगा कि एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे कहीं, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ स्पीड बॉस इज टू इंश्योर दैट ऑल द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग देयर जॉब एट द रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड स्पीड। इफ इट इज़ नॉट सो द स्पीड बॉस ट्राइज टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ स्लो स्पीड, ठीक है। वो ये देखेगा कि क्या कारण है, उनका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, उनको समझ नहीं आ रही बात की, ठीक है, वो देखेगा और फिर सोल्यूशन करेगा, उनको गाइड करेगा कि आप ऐसे काम करो फिर स्पीडी काम होगा हमारा। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस मशीनों को देखेगा, मशीन अच्छे से काम कर रही है, स्पीडी काम कर रही है, उसको किसी रिपेयर की ज़रूरत तो नहीं है। द मेन फंक्शन ऑफ रिपेयर बॉस इज़ टू कीप द मशीन और टूल्स इन वर्किंग कंडीशन। इंस्पेक्टर, ही इंस्पेक्ट द थिंग प्रोड्यूस, ठीक है, जो भी थिंग्स प्रोड्यूस हो गई हैं वो क्या करेगा, उनको देखेगा, कंपेयर करेगा देयर क्वालिटी विद द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम, ठीक है। अब स्टैंडर्ड किसने बनाया था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने, ठीक है, कितने टाइम में आपने कितनी कॉस्ट पे एक प्रोडक्ट को बना देना है, ठीक है, ये किसने बताया था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने। जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग टू, उस स्टैंडर्ड जो भी प्रिस्क्राइब्ड बताया था, प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग टू हो रहा है काम या नहीं हो रहा। ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस, ठीक है, अगर कोई डिफरेंस है, अगर कोई वो आ गई हैं डेविएशंस आ रही हैं तो वो भी उसे फाइंड आउट करेगा। इन केस ऑफ अनफेवरेबल रिजल्ट हैं, डेविएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ही इनिशिएट करेक्ट एक्शन, ठीक है, और करेक्टिव एक्शंस भी वही लेगा, ठीक है। तो ये था फंक्शनल फॉर्मरशिप। नेक्टिफिकेशन मस्ट है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो है वो नेसेसिटी है स्टैंडर्डाइजेशन की। जब तक आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे स्टैंडर्ड नहीं आ सकता। अब देखो जो उन्होंने जो पिज़्ज़ा है, जो डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, उसमें उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि हम लोगों ने नमक इतना ही डालना है, चीज़ इतना ही डालना है, मतलब एक स्टैंडर्ड सा मेंटेन कर रखा है सारी जगह, चाहे वो बठिंडा में खा लो, चंडीगढ़ में खा लो, कनाडा में खा लो, जहाँ मर्जी खा लो आप, ठीक है। तो उन्होंने जो ये स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है उसमें से उनकी जो क्वालिटी आ रही है वो सिमिलर क्वालिटी है, तो कस्टमर को कहीं पे कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो इसी तरह से एक प्रोसेस सेट कर लो, कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो कहते हैं इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए आप एक ऐसा प्रोसेस सेट कर लो कि आपको चेंज ना करना पड़े उसे, ठीक है। तो कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन मीन सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लो आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, ठीक है ना। पहले आप उसको एनालाइज करो फिर उसको सेट करो, ठीक है, कि हाँ भाई अब मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल बेस्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय वर्कर, कितना काम वर्कर्स ने करना है एक दिन में, ये भी स्टैंडर्डाइज करो। इन अदर वर्ड्स अ वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू डू स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग टू वो काम करेंगे। इन द सेम मैनर में स्टैंडर्ड में ऑल्सो भी सेट फॉर रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल यूज़ करें और कौन सी मशीन पे यूज़ करें, कौन से टूल्स यूज़ करें, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करें, कंडीशंस ऑफ वर्क क्या होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट कर लो, ठीक है, ताकि आपका, अगर आपने ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने के बाद कोई भी काम करोगे तो वो आपका जो काम है वो बिल्कुल परफेक्ट काम होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब आपकी मशीनें, मान लो 2 मशीनें हैं आपके पास, एक मशीन ए है एक मशीन बी है, और ए मशीन पे आप टॉप क्लास, अगर मान लो कि हम एग्जांपल ले, जैसे जूते हैं, बाटा के जूते हैं, बाटा के शूज़ हैं, ठीक है। तो बाटा जो है वो 2 टाइप्स ऑफ जो शूज़ हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे। एक तो होते हैं टॉप क्लास, एक होते हैं मिडिल क्लास, ठीक है। टॉप क्लास का मतलब जिसमें सुपीरियर क्वालिटी के जूते बनेंगे, जो बिल्कुल बहुत महंगे होते हैं, 20,000 30,000 इतना महंगा जूता, ठीक है। और एक होते हैं
थाउजेंड्स में, ठीक है ना, मतलब कम मिडिल क्लास में वो बनाते हैं। तो इस दोनों के लिए आपने अलग अलग रॉ मटेरियल, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मशीन, अलग अलग वर्कर्स को सेट कर देना है कि आपने इस चीज़ को बनाने के लिए ये जूता, मिडल जूता बनाने के लिए मतलब मिडल जो अमाउंट है उसका जूता बनाने के लिए आपने बस यही स्टैंडर्ड, यही रॉ मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का? फर्स्ट, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, आपने रिड्यूस कर देना है उसको, एक गिवन लाइन प्रोडक्ट को बस एक ही स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है। इसमें मैंने पहले ही बताया आपको सिंप्लीफिकेशन मस्ट है। अगर आप हर एक तरह से रॉ मटेरियल यूज़ करी जाओगे, कितनी ही मशीनें लगा लोगे, चलो इसमें थोड़ा डाल के देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड नहीं आएगा आपको कभी भी। और अगर स्टैंडर्ड नहीं आएगा तो हर एक पर्सन की साइकोलॉजी ऐसे बन जाती है फिर लोगों की कि ये जो चीज़ है ना, ये प्रोडक्ट जो है ये आपको ना चंडीगढ़ में अच्छा मिल जाएगा पर गांव में अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब लोगों का एक साइकोलॉजी बन जाती है कि वो उनको प्रोडक्ट जो है वो भी जगह के अकॉर्डिंग टू अच्छा लगने लग जाता है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, गांव में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपने अगर अपने प्रोडक्ट को एक ही स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया तो फिर तो जहाँ मर्जी ले जाओ और वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की गुडविल भी होगी। जैसे एप्पल है, पहले नोकिया चल रहा था, ठीक है, नोकिया का अभी भी है चलो, और नाइक है, वीडियोकॉन्स हैं, ठीक है, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे दिमाग में इनके लिए हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि ये टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो रिड्यूस कर दो, बस उसको एक ही लाइन प्रोवाइड करो। टू इंट्रोड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट सच दैट दे आर ईजिली इंटरचेंजेबल। जैसे मैंने अभी बताया कि चाहे आप पिज़्ज़ा चंडीगढ़ में खा लो, चाहे बठिंडा में बैठ के खा लो, वो ईजिली इंटरचेंज हो जाए। मतलब पर्सन जो है वो सोचे ना कभी भी खाते हुए कि मैं कहाँ बैठ के खा रहा हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करो अपने प्रोडक्ट को टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और उनको क्वालिटी दो, ये मस्ट है। टू इंश्योर स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, ठीक है, ये इसकी मेन ऑब्जेक्ट है, मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारी टेक्निक सिंप्लीफिकेशन। It refers to that technique which is used to put an end to unnecessary type, quality, size, weight, etc. of products। मतलब प्रोडक्ट्स को ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टैंडर्डाइजेशन में सिंप्लीफिकेशन नेसेसरी है, ठीक है, नेसेसिटी है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे ना कि बस हमने इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि एक टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट है, एक मिडिल क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि हर एक पर्सन महंगा ही सामान खरीदता है, सस्ते सामान भी खरीदते हैं लोग, ठीक है। तो जो टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसमें आप एक स्टैंडर्ड बना दो कि हमने बस यही क्वांटिटी यूज़ करनी है, यही साइज़ बनाना है, यही वेट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ताकि मिडल में अलग से सिंप्लीफिकेशन जहाँ पे होगी ना तो स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली ही बनेगा वहाँ पे। तो सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू अननेसेसरी टाइप ऑफ क्वालिटी, साइज। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ऑल राइट फॉर द शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू मैन्युफैक्चर शूज़ ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर ले कि 0 नंबर का साइज़ बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो उनको मशीनें लानी इजी हो जाएंगी, प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल यूज़ करना इजी हो जाएगा और वर्कर्स को बताना इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगी सारी साइज़, ठीक है। बट इन केस वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएं 0 साइज़ का शूज़ 0.5, 1, 1.25, 1.5, तो उनको एक तो कितनी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी डाइस की ज़रूरत पड़ेगी उनको हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वर्कर अलग से चाहिए, तो उनका कभी स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हो पाएगा प्रोडक्ट का, कितने ही टाइप के प्रोडक्ट उन्होंने बनाने हैं। इसी तरह से इट विल बी सिंप्लीफाई रॉन्ग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन इन द डिफरेंस ऑफ सच साइज। इन सच अ सिचुएशन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन शेल हैव टू बी इंस्टॉल्ड। हमें अलग अलग तरह की मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। मोर स्टॉक शेल हैव टू बी मेंटेन। इंक्रीज्ड लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, शेल हैव टू बी बॉर्न, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। पर अगर हर एक चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर देंगे कुछ ही, जैसे कि आपको पता है कि जो आपके वो आते क्लोथ्स हैं वो 2, 4, 6 ऐसे साइजेस में आते हैं, जो हमारे शूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे साइजेस में आते हैं। ये क्यों होता है, ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके।
देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल है टू मैन्युफैक्चर शू ओनली ऑफ अ प्रॉपर साइज़ के शूज़ बनाने शुरू कर दो। जैसे कि हम कई बार हम शूज़ लेने जाते हैं तो कोई शूज़ हमारी थोड़ा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग टू। तो कितने स्टैंडर्ड बनाओ, सिंप्लीफिकेशन लेके आओ। इन अदर वर्ड सिंप्लीफिकेशन इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन लेके आओ, ये जो ऊपर बात कही गई है, तो इसका आंसर ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन लेके आओ, प्रॉपर साइज़ अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों किया जाता है सिंप्लीफिकेशन? फर्स्ट, इफेक्टिव इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स। इफेक्टिवली हम मशीन को यूज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कम लगेगा, कॉस्ट कम आएगी, लेबर कम लगेगी उसमें, ठीक है। ब्रिंगिंग डाउन द लेबर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। हर एक पर्सन एक ही काम करेगा, अदरवाइज एक ही पर्सन को कभी छोटे नंबर का साइज़ बनाना पड़ेगा, कभी बड़े। द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द स्टाफ को भी कम रखने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज जितनी लेबर ज़्यादा होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर्स को वॉच करने के लिए सुपरवाइज़र उतने ज़्यादा रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अकॉर्डिंग टू द अनदर एग्जांपल, अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूएसए में ना, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्टार्टेड वर्क ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ पेपर इट वॉज मैन्युफैक्चर एंड सक्सीड इन द रिड्यूसिंग देयर टाइप्स फ्रॉम 2000 टू 200 ओनली, ठीक है। उन्होंने अपना साइज़ जो है वो रिड्यूस कर लिया, कितना? द इफेक्ट ऑफ सच एन एक्सरसाइज कैन सिंपली बी इमेजिन, ठीक है। अब आप सोच ही सकते हो कि उनका कितना फ़र्क पड़ा होगा, कितनी वर्कर्स, लेबर, मशीनें, ठीक है, ये सारे उसका। तो सिंप्लीफिकेशन जो है उसको करने से हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्डाइज बन जाता है। प्रोडक्ट जो है जितना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होगा, आप एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है बढ़िया टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, उतनी ही ज़्यादा गुडविल ज़्यादा होगी आपकी बिजनेस की। नेक्स्ट इज़ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है, जैसे कि आपको पता है कोई भी काम करने के कितने ही मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। अब आप लेबर उसमें ही देख लो, अपनी फैक्ट्री में ही लेबर इंटेंसिव मेथड भी होता है और मशीन इंटेंसिव मेथड भी होता है, पर हमें कौन सा बेस्ट रहेगा? लेबर हमें सस्ती पड़ेगी। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें, मेन मोटिव होता है कि हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है एट मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट होता है हर एक बिज़नेस का, ठीक है। हर एक बिज़नेस में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। कमाओगे कैसे? अगर कम से कम कॉस्ट करोगे, कम कीमत, कम से कम लागत पे अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन हो पाएगी, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है। तो उसके लिए आपने एक बेस्ट मेथड जो है, ठीक है ना, वो निकालना है। अब ये जो बेस्ट मेथड है ये रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, ये साइंटिफिक होना चाहिए आपका, ठीक है। इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल वे। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, एनालिसिस करेगा, डीप स्टडी करेगा हर एक मेथड की, और फिर उसमें से एक बेस्ट वे निकाल के लाएगा, ठीक है। एक अच्छा मेथड निकाल के लाएगा जिससे कि उसने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को जो भी उसने बनाना है, ठीक है, उसको उसी मेथड के अकॉर्डिंग टू बनाएगा। टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट यूज़ किया जाता है कि बस ये जो प्रोडक्ट है ये इसी प्रोसेस से निकल के बनाया जाएगा। मतलब एक ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट की एक प्रोसेस बना देनी है उसने, और उसी प्रोडक्ट को उसी प्रोसेस के थ्रू बनाना है। या फिर ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक भी यूज़ की जाती है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक बेस्ट तरीका निकालना है डूइंग द जॉब, ठीक है, जिससे आप क्या कर सको, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सको एट मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपने देखा है, आप ज़्यादा मोस्टली आप बैंक्स में जाते हो, ठीक है ना, तो बैंक्स में उन्होंने क्या कर दिया है, पहले क्या हुआ करता था, बैंक्स में इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लगी होती थी, कभी पैसे जमा करवा रहे हैं, कभी निकलवा रहे हैं, ठीक है। आजकल मशीन्स हो गई हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कर लिया है, मशीन मेथड यूज़ किया है उन्होंने, ठीक है। इससे क्या हो गया, लाइनें लगती नहीं है। अब लोगों को एटीएम्स इशू कर दिए जाते हैं, लोग, हर एक पर्सन जो है वो एटीएम से अपना पैसा जो है वो निकलवा लेता है। ऑनलाइन सिस्टम्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट मेथड्स हैं हर एक काम को करने के। तो यहाँ पे ये जो टेलर हैं, FW टेलर, उन्होंने यही कहा है कि आपने साइंटिफिकली कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ यूज़ करना है, मेथड कोई मॉडर्न यूज़ करना है साइंटिफिकली, जिससे आपका काम जो है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए, जल्दी हो आपका काम। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी काम करने के लिए कुछ मोशंस को यूज़ करते हैं। अब देखो, जैसे कि कोई भी वर्कर है,
वो अपनी मशीन पे जब काम कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर मशीन है, ठीक है। इस मशीन के ऊपर अब एक वर्कर काम कर रहा है, यहाँ पे पाइप्स बन रही हैं, उसके द्वारा पीवीसी डाली जा रही है। पहले वो क्या करता है, यहाँ पे अपने एक जो उसके पास रॉ मटेरियल रूम है, ठीक है, वहाँ से जाता है, रॉ मटेरियल लेके आता है, फिर ला के पीवीसी इस उसके पास जो है वो एक बड़ा स्टूल है, उस स्टूल के ऊपर चढ़ता है, फिर ये पीवीसी इसमें डालता है। फिर उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर चेक करता है, पाइप को पहले ठंडा रखना पड़ता है, फिर एकदम गर्म करना पड़ता है, फिर उसके बाद मीडियम करना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे ही उसकी पाइप का एक पर्टिकुलर साइज़ आ जाता है, जैसे कि आपने कितनी फीट की रखनी है, 5 फीट की आपने पाइप रखनी है, ठीक है। उसके बाद वो वर्कर यहाँ पे जाता है और फिर इस पाइप को क्या करता है, काटता है, ठीक है। तो इस तरह से एक वर्कर के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। और ये जो मोशंस हैं ये कितने तरह की होती हैं, 3 तरह की मोशन एक जो आपका वर्कर है वो यूज़ करता है। कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं प्रोडक्टिव मोशंस और अनप्रोडक्टिव मोशंस, और नेक्स्ट है इंसिडेंटल मोशंस, ठीक है। अब देखो प्रोडक्टिव मोशंस का मतलब जो नेसेसरी हैं, जो ज़रूरी हैं। अब देखो ये पीवीसी डालना इसके लिए ज़रूरी है, तो अगर यहाँ पे बार बार जाने की बजाय ये जो इसका एक, मान लो अगर ये यहाँ पे बार बार जाने की बजाय एक पैकेट अपनी पीवीसी का लाके अपने पास ही रख ले और यहाँ से ये उठाए और पीवीसी इसमें डालता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वो मोशंस जो पहले ये यहाँ से स्टूल पे से नीचे उतरता है, फिर उसके बाद जाता है, फिर यहाँ पे भरता है, फिर लेके आता है, तो ये जो प्रोडक्टिव मोशंस का मतलब जो नेसेसिटी हैं, जो ज़रूरी हैं। अब पीवीसी पैकेट में से निकाल के पहले ये यहाँ पे स्टूल से नीचे उतरेगा, पीवीसी यहाँ पे डालेगा अपने जो भी इसके पास बाउल है उसमें से, फिर स्टूल पे चढ़ेगा, फिर पीवीसी डालेगा, ठीक है। तो मतलब ये मोशंस तो नेसेसिटी हैं, मस्ट हैं, जरूरी हैं। हमें जो जरूरी वाली हैं वो होती हैं प्रोडक्टिव मोशन। अनप्रोडक्टिव जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वो जा रहा है बार बार, फिर पैकेट में से लेके आ रहा है, फिर ये अनप्रोडक्टिव है मोशंस, इनकी ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है इंसिडेंटल मोशंस। इंसिडेंटल का जो इससे इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे था, अगर ये पर्सन को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बार बार, और यहाँ पे एक और पर्सन हो जाए और एक यहाँ पे ये पर्सन हो जाए, ठीक है। तो ये मोशंस जो हैं ये हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास हमारे बिजनेस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतना खर्चा करने की, 2 वर्कर और रखने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कितनी मोशंस को रिड्यूस किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। इट रेफर टू टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट्स दोज आर नेसेसरी, ठीक है। आपने वही मोशंस करनी है जो ज़रूरी है फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब, ठीक है। अब कहते हैं द मूवी जो है कैमरा इज़ यूज टू कंडक्ट दिस स्टडी। अब आपने मूवी कैमरा को यूज़ करना है, उसमें कैप्चर करना है, उसमें देखना है बार बार कि कौन सी अननेसेसरी मूवमेंट्स की जा रही हैं हमारे वर्कर के द्वारा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो वर्कर ऐसे मोशंस करेगा वो ज़्यादा जल्दी थक जाएगा, जल्दी थकने के कारण उससे काम नहीं होगा। तो यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज़ टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस को आपने एलिमिनेट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इट वॉज फाउंड दैट वाइल लेइंग अ ब्रिक, ठीक है। जब ना एक ब्रिक्स को लेकर, वो ब्रिक्स जो उठाती हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा जो मेसन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक उनके पास एक वो होता है बाउल टाइप, बहुत बड़ा बॉक्स होता है, ठीक है ना। उसमें वो क्या करते हैं, अपनी ब्रिक्स को डालते हैं और फिर वहाँ से उसको उठाते हैं, और फिर जितनी भी मतलब हैं 1 स्टोरीज़ पे जाना हो, 2 स्टोरीज़ पे वैसे जाते हैं वो, तो कितनी ज़्यादा मोशंस की जाती हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जब ना एक जो मेसन है उसके द्वारा ब्रिक्स ले की जाती हैं तो वो 18 एक्टिविटीज़ करता है, बट आफ्टर एलिमिनेट द अननेसेसरी एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर उन्होंने ना अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर दिया। आपने काफ़ी बार देखा होगा एक पर्सन नीचे खड़ा हो जाता है, ठीक है, एक टॉप पे खड़ा हो जाता है, ये जो है ये अपनी एक ब्रिक जो है, एक ईंट उसके ऊपर उसे मारता है और ये जो है वो कैच कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, उनको एलिमिनेट कर दिया जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ थी। द नंबर ऑफ एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड टू 5, ठीक है। वो कितनी हो गई, कम से कम 5 हो गई, क्योंकि ये इसके द्वारा ब्रिक उठाई जाएगी और इसके द्वारा
द्वारा रखी जाएगी, ठीक है। और इन सर्टन केसेस में तो इवन के वो 2 ही रह गई, कैसे, ये किसी और के द्वारा उठाएगा, वो किसी दूसरे के द्वारा रखेगा, मतलब सिर्फ इन दोनों के द्वारा एक पर्सन से 2 एक्टिविटीज़ ही कंडक्ट हो रही थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो पर्सन जल्दी से जल्दी काम कर लेगा। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस में जो एक पर्टिकुलर जॉब की जा रही है, ठीक है, उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं हम टाइम स्टडी। इट रेफर टू डिटर्मिनिंग द स्टैंडर्ड टाइम, कहते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम हमने निकालना है टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को करने में कितना टाइम लगता है। इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि ना पहले ना एक स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। कहते हैं द स्टैंडर्ड टाइम इज़ डिटर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम। पहले एवरेज टाइम निकाला जाएगा जो भी एक पर्सन ले रहा है। जैसे कि ना मान लो हम 10 वर्कर को काम पे लगा दें, ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो 10 वर्कर्स हैं हमारे पास। ये जो पर्सन है ये 30 मिनट्स में एक चेयर बना देता है, ये 40 मिनट्स में, ये 45 मिनट्स लेता है, ये 25 मिनट्स लेता है। मतलब ना ये सारे हमने ना देख लेने हैं कि ये कितना कितना टाइम ले रहे हैं एक चेयर बनाने में, ठीक है। फिर उसके बाद इन सभी का टोटल करके डिवाइडेड बाय 10 करके ये हमने एवरेज निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि टोटल इनमें से इनका जो एवरेज टाइम है ना वो इतना निकल आया। मान लो कि निकल आएगा 0.28 निकल आया, ठीक है। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि 30 मिनट में हमारा एक वर्कर जो है वो चेयर बना के तैयार कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा एक वर्कर 30 मिनट में, ठीक है, कोई भी यूनिट, कोई भी प्रोडक्ट बना के तैयार करता है, ठीक है, तो वो 10 घंटे एक दिन में लेगा और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो एक दिन में एक वर्कर, ठीक है ना, कितने यूनिट प्रोड्यूस कर देगा, 20 यूनिट्स, ठीक है। ये हमने क्या किया है, 10 वर्कर्स को लेके फिर उसकी एवरेज निकाली है, ठीक है। और कहते हैं ये एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंस। अब देखो कितने एक्सपीरियंस लिए हमने ऑफ द सेम वर्क के, सेम काम दिया उन सभी को। दिस स्टडी इज कंसर्न विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टॉप वॉच, ठीक है। इसके लिए हम एक स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मोबाइल पे आपने देखी है ना स्टॉप वॉच, हम लगा देंगे, फटाफट देखेंगे फिर कितने टाइम में वो काम पूरा करता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी आर, मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसका, फर्स्ट टू गेट द एस्टिमेटेड फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट। हम ये देखेंगे हमें कितने की लागत पड़ती है, क्योंकि हमने ये जितनी भी स्टडी करनी है इसका मेन मोटिव यही है कि हमने प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है एट लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टू डिटर्म द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर्स। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, अब देखो जैसे यही एग्जाम्पल है, ये जो मैंने एग्जाम्पल ली है इसमें हमने देखा कि जो एक वर्कर है हमारा वो 30 यूनिट्स जो है 30 मिनट लेता है, वो 30 मिनट लेता है एक यूनिट बनाने के, ठीक है ना। एक यूनिट बनाने के वो 30 मिनट लेगा एक वर्कर, ठीक है। और फिर अगर वो 10 आवर्स इन अ डे ले रहा है, एक दिन में वो 10 घंटे लेगा, तो वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, 20 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा कि हमें यहाँ पे एक वर्कर एक दिन में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके जाएगा, 20 यूनिट, 20 चेयर्स बना के जाएगा वो आपकी, ठीक है। और यहाँ पे हमने टू डिटर्म द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर, हम रिक्वायर्ड वर्कर भी देख सकते हैं कितनों की ज़रूरत पड़ेगी अब हमें यहाँ पे, ठीक है। कितनों की ज़रूरत पड़ेगी अब हमें, अगर हमने एक दिन में 200 यूनिट्स बनवानी है, ठीक है, तो हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 10 वर्कर्स, ठीक है। हमारी फैक्ट्री में कितने वर्कर्स होने चाहिए, 10 वर्कर, तभी हम एक दिन में 200 यूनिट्स जो हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट टू डिसाइड अबाउट द सूटेबल इंसेंटिव प्लान्स, ठीक है। अगर आपने सूटेबल अगर आप इंसेंटिव प्लान्स भी कर रहे हो ना, तब भी किसके अकॉर्डिंग टू होगा, वो भी टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग टू होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके जो वर्कर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 500 रुपये एक दिन का मिले, पर डे जो है वो हमें कितने रुपीस मिले, 500 रुपये। यहाँ पे अगर वो 500 रुपये पर डे सोच रहे हैं तो वो बना के कितनी जा रहे हैं, सिर्फ 20 यूनिट्स बना के जा रहे हैं ना हमारी, ठीक है। तो हम उन्हें कितने देंगे, 25 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमने किसके अकॉर्डिंग टू डिसाइड किया है, टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग टू। तो इट मीन्स ये टाइम स्टडी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब क्या होता है,
थकावट स्टडी, थकावट की भी स्टडी की गई है साइंटिफिक में। ये देखा गया है कि कितने टाइम के बाद एक पर्सन जो है वो थका हुआ फील करता है, ठीक है। और उसे कोई भी पर्सन है उसका स्टेमिना को रीगेन करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। तभी तो हर एक जगह रिसेस की जाती है, स्कूल में रिसेस होती है, ठीक है ना। हर एक जगह रिसेस टाइम आपको खाने के लिए दिया जाता है ताकि आप दोबारा जो है वो रिफ़्रेशमेंट लेके फ्रेश हो जाओ, ठीक है। इट रेफर्स टू डिटर्मिनिंग द ड्यूरेशन, इसमें वो ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल देखा जाता है कि जितना ज़्यादा हार्ड काम किया जाता है, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा ही रेस्ट की फ्रीक्वेंसी जो है, ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। ड्यूरेशन का मतलब टाइम कितना देना है, आधा घंटा, 1 घंटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने कितने टाइम बाद आपने रेस्ट देना है टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। द रेस्ट रिफ्रेश द वर्कर्स, जो रेस्ट है उससे रिफ्रेश हो जाती हैं वर्कर्स। दे वर्क अगेन विद देयर फुल कैपेसिटी, ठीक है, और अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, अपनी पूरी फिजिकल पावर के साथ वो काम करते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टडी इज़ टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स, ठीक है। इससे हम एफिशिएंसी लेवल उनका बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वर्कर थका हुआ काम करेगा तो एक तो काम नहीं हो पाएगा, उससे ऊपर से वो ठीक भी नहीं करेगा, गलतियाँ बहुत ज़्यादा करेगा, एक्यूरेट काम नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी काम में। देयर मे बी सो मैनी कॉजेज ऑफ फैटीग, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आवर, लगातार काम कर रहे हो, पुअर वर्किंग कंडीशंस, जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे काम के लिए प्रॉपर कंडीशंस ही नहीं है, ठीक है। मान लो कि आपके पास काम करने के लिए प्रॉपर पेन की ज़रूरत है, पेन नहीं है, या फिर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर ख़राब चल रहा है, ठीक है। अनसूटेबल वर्क, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू आपको काम दिया ही नहीं गया, ठीक है। जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उसको आपका मन करता है खुद करने का। अनहैप्पी रिलेशंस, ठीक है, अगर बॉस के साथ आपके रिलेशन ही अच्छे नहीं है, ठीक है, बॉस आपको लाइक ही नहीं करता, ठीक है, तब भी आपकी क्या होगी, ये जो काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के लिए ये सारी कंडीशंस जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, ठीक है। आपने एक तो उनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं देने, बीच में इंटरवल्स होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, पुअर वर्किंग कंडीशन ही होनी चाहिए, जैसे पर्सन जिस एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर रहा है वो फ्रेश एनवायरनमेंट हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसी की ज़रूरत है, कूलर की ज़रूरत है, पंखे की ज़रूरत है, वो सारा उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और काम पर्सन के काम वर्क के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। नेक्स्ट पर में ना कई बार हमें पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन वर्क स्टडी, तो हम सोचते हैं कि वर्क स्टडी तो यहाँ पे हमने कहीं पे पढ़ी नहीं, तो मेथड स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस टाइम स्टडी प्लस फैटिग स्टडी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क स्टडी, ठीक है। ये सभी स्टडीज़ को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये सभी स्टडीज़ आपको उसमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी कोलैबोरेट होके क्या बनती हैं, वर्क स्टडीज़ बनती हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये जो है ये पीस वेज सिस्टम का एक अलग तरीका है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विद डिफ्रेंशिएशन बिटवीन, इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में। एफिशिएंट वर्कर कौन होता है, अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग टू टाइम स्टडी की थी कि एक 30 मिनट्स में, ठीक है ना, एक वर्कर ने 1 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करनी है और एक दिन वो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो वर्कर एक दिन में 20 यूनिट बना रहा है वो क्या होगा, एफिशिएंट वर्कर होगा, और जो नहीं बना पा रहा वो कौन है, इनएफिशिएंट वर्कर है, ठीक है। तो इसी तरह से एफडब्ल्यू टेलर का कहना है कि आप 2 तरह के वेज सिस्टम रखो, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। जो वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है, जो वर्कर दिन में 20 यूनिट बना के जा रहा है, तो आप उसको कितनी पे दोगे, मान लो 20 यूनिट बनाने वाले के लिए हमने डिसाइड किया था 25 रुपये पर डे, कि आपको 25 रुपये एक दिन के देंगे, ठीक है। और जो इनएफिशिएंट है, जो 20 से कम बना रहा है, ठीक है, अब एक वर्कर है वो सिर्फ 18 यूनिट्स बना रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम डिसाइड करो 20 रुपये पर यूनिट, ठीक है, कि तुम्हें कितने मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे। अब देखो इस पर्सन के अकॉर्डिंग टू, अगर ये पर्सन जो है वो एक दिन में 20 यूनिट बना के जा रहा है, इस वेज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग टू
ये पर्सन को कितने मिलेंगे एक दिन के 500 रुपये, और इसे कितने मिलेंगे 360। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी एफिशिएंट बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर हमारे पास काम करेंगे उतना ही हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट इज़ अ टेक्निक विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन द एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर। इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ज़्यादा उसको पर डे पर पीस मिल रहा है, एंड मोटिवेट द लेस एफिशिएंट वांट्स टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि ये भी ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करे ताकि इसको भी ज़्यादा पैसे मिले। इन दिस प्लान देयर आर 2 वेज पीस रेट सिस्टम है, इसमें 2 पीस रेट बना दिए, एक 25 रुपये एक 20 रुपये, ठीक है। वन फॉर दोज वर्कर हु प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर, एंड अदर फॉर दोज हु प्रोड्यूस लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव, ठीक है, फॉर लेस एफिशिएंट और मोटिवेट टू बी परफॉर्म बेटर, ठीक है। ये इसलिए हैं ताकि वो भी अच्छा करे। अब इसने यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, लेटस कहते हैं एक स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे की देखो, मान लो कि 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और 2 वेज रेट बना दो, 5 रुपये और 4 रुपये। वर्कर जो तो 20 यूनिट्स बना के जाएगा एक दिन के, ही अर्न 100 रुपीज़ अर्न करेगा, और अनदर वर्कर जो 18 यूनिट्स बना के जाएगा उसे 72 रुपीज़ मिलेंगे। इन दिस वे इवन थ्रू बी हैज़ प्रोड्यूस ओनली 2 यूनिट्स, जबकि वो सिर्फ 2 बना रहा है, लेस देन है ए से, डिफरेंस इज द वेज कितना है 28 रुपये है, ठीक है। अब देखो उसको ऐसे लगेगा कि मैंने चाहे बहुत 2 ही यूनिट कम बनाई है पर फिर भी हमारा अमाउंट का कितना फ़र्क है 28 रुपये का 28, तो वो भी कोशिश करेगा एफिशिएंट बनने की। एज अ रिजल्ट लेस एफिशिएंट वर्कर विल मोटिवेट होगा टू वर्क मोर, मैं भी ज़्यादा काम करूँगा, एफिशिएंट वर्कर बनूंगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारी लास्ट टेक्निक है मेंटर रेवोल्यूशन। मेंटर रेवोल्यूशन में क्या है, इट रेफर्स टू चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजर। इसमें एफडब्ल्यू ने कहा है कि एटीट्यूड ही चेंज कर देना है मैनेजर्स का और वर्कर्स का, ठीक है, टूवर्ड्स वन अनदर फॉर कंपटीशन। उन्होंने कंपटीशन में काम नहीं करना, उन्होंने ऐसे नहीं है कि हम मैनेजर हैं, ठीक है ना, तो सारा पैसा अपनी जेब में डालना है, वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी मनमानियाँ करनी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन में बदल देना है सारे काम को, ठीक है। इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है उसने अपने वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करते हुए चलना है, ठीक है। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो अपने दिल से भावनाएं आती हैं, तो उसने अपने सारे गेन्स जो हैं, अपने प्रॉफिट्स हैं, वो बांटने हैं, शेयर करने हैं, किसके साथ, वर्कर्स के साथ, और वर्कर्स भी पूरी डेडिकेशन हार्डवर्क से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, ठीक है। मेंटर रेवोल्यूशन कॉल्स फॉर अ चेंज इन द माइंड सेट। उन्होंने माइंड सेट कर देना है, कहते हैं मेंटर रेवोल्यूशन में क्या किया गया है, माइंड सेट किया गया है बोथ का एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। एज पर द टेलर है रेवोल्यूशन जो है इस माइंड सेट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड वर्कर इज़ रिक्वायर्ड। ये बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट विल प्रमोट फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, इससे कॉपरेशन की फीलिंग आएंगी, विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज। नॉर्मली इट इज़ सीन दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ वर्क। ज़्यादातर काम किसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए, ठीक है। विद द बोथ ऑफ पार्टीज डिमांडिंग अ लार्जर शेयर। मैनेजमेंट चाहती है कि सारे पैसे हमारी जेब में जाए और वर्कर चाहते हैं हमें बोनस मिले, ठीक है। तो ये दोनों ने इसके लिए नहीं लड़ना, इन दोनों ने प्रोडक्शन को देखना है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, वर्कर जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही ज़्यादा सेल होगी, जितना प्रॉफिट आएगा ये जो मैनेजमेंट है ये दोनों मिल बांट के खाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द मेन रीज़न है वाई द मेंटर रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो टेलर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में लड़ने की बजाय बोथ द पार्टी शुड मेक एफर्ट फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स, ठीक है। आपने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के बारे में सोचना है। प्रॉफिट इंक्रीज कैसे होंगे, अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़िया होगी, तो सच अ सिचुएशन विल रिजल्ट इन इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सच अ हाई इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। जितना ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होगा दैट विल मेक एनी टॉप ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स मीनिंगलेस, ठीक है। तो इससे ये सारा कुछ जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। सिर्फ हम अगर प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी आपकी मैनेजमेंट अपने आप, ठीक है ना, अपने आप जो आपके वर्कर्स हैं उनको बोनस मिलेंगे, सैलरीज मिलेंगी, और जितने आपके वर्कर्स संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, उतने
उतने ही वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ बने रहेंगे, जिससे वर्कर्स को तो फ़ायदा होगा ही, ठीक है, उनको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, उनकी बढ़िया पेंशन्स मिलेंगे, ठीक है, और साइड बाय साइड मैनेजमेंट को भी फ़ायदा होगा, उसको ट्रेनिंग पे कॉस्ट खर्च नहीं करनी पड़ेगी अपने वर्कर्स की, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी बता रखी है, इसकी कुछ सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ भी हैं, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है। अब देखो सिमिलरिटीज़ क्या है यहाँ पे। फर्स्ट है सोल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, चाहे टेलर है चाहे फ्यूल है, दोनों ने मैनेजरियल प्रॉब्लम्स में सोल्यूशंस को हमें बता रखा है इन द वे ऑफ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स, ठीक है। बोथ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं हैव प्रेजेंटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, दोनों ने सॉल्यूशन दिए हैं मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के लिए जो कि उनके एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टू हैं। द सॉल्यूशन प्रेजेंटेड बाय बोथ दीज एक्सपर्ट्स आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल के रूप में हमें दिखा रखे हैं अपने जो भी हैं, इन्होंने मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के लिए जो भी सॉल्यूशंस दिए हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, कहते हैं टेलर और फ्यूल है बोथ बीन डायरेक्टली कनेक्टेड विद रियलिटी ऑफ वर्क, इन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिए हैं, थ्योरेटिकल बात नहीं की। दैट इज़ वाई दे बोथ आर लेट स्ट्रेस अपॉन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, कहते काम करके देखो फिर पता चलेगा। इन द अदर वर्ड दे गेव द सजेशंस अबाउट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और काम करने के बाद इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बताया, गाइड भी करना है वेयर सच इम्प्रूवमेंट्स वर पॉसिबल, ठीक है। दे डिड नॉट ले डाउन एनी प्रिंसिपल विच कैन नॉट बी brought into the parameters of practically, ठीक है, जो चीज़ प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकती उसके ऊपर इन्होंने कोई स्ट्रेस ही नहीं दी। तो इन्होंने बार बार यही चीज़ के बारे में बताया गया है कि प्रैक्टिकली हर एक एस्पेक्ट्स को बिल्कुल क्लियरली शो किया गया है कि आप अगर इसको ऐसे करोगे, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में ले लो, अगर आप काम को डिवाइड कर दोगे तो उसका जो रिजल्ट्स है वो उन्होंने पहले ही बता दिया कि बहुत एफिशिएंट स्पेशलाइज्ड आ जाएंगे, आपके जो वर्कर्स हैं वो स्पेशल बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे इस एक फील्ड में, ठीक है। तो उन्होंने प्रैक्टिकली बताया हर एक प्रोडक्ट अपने जो काम अपना जो प्रिंसिपल है उसको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है स्ट्रेस ऑन गुड रिलेशंस, दोनों ने ही इंडस्ट्रियल गुड रिलेशंस के ऊपर स्ट्रेस दी हुई है। बोथ एक्सपर्ट आर द ओपिनियन दैट इफ गुड रिलेशन ऑफ ऑनर और वर्कर आर एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन एम कैन बी ईजिली अचीव, ठीक है। तो ये तो सिमिलरिटीज़ ही जो उन्होंने सेम बातें बताई हुई हैं, और कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। फर्स्ट क्या है, टेलर का पर्सपेक्टिव, इस जो टेलर है वो लेबर में काम करने वाला पर्सन था, ठीक है, तो उसने लेबर के बारे में जो एक्सपेरिमेंट्स इकट्ठे किए हुए हैं उसके बारे में बताया, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और फैक्ट्री एरिया। कहते ये जो फ्यूल है ये मैनेजमेंट में काम करने वाला पर्सन था, तो रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करवाई हुई है इसने, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, कहते यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो टेलर ने वॉलेट कर दी, कहाँ पे, जहाँ पे उसने फंक्शनल फॉरमैनशिप दी है। फंक्शनल फॉरमैनशिप में हमने देखा था कि एक वर्कर, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक वर्कर जो है वो क्या करेगा, इन 8 वर्कर से क्या लेगा, जो भी इन्होंने प्लान, इन लोगों से दोनों से ही ये क्या करेगा, कमांड लेगा एक वर्कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जबकि हमें फ्यूल ने क्या बताया था कि एक वर्कर जो है उसका बस एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही मैनेजर होना चाहिए जिससे उसने क्या करनी है, कमांड लेनी है, ठीक है। तो कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड, अ वर्कर वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो स्ट्रिक्टली अप्लाई किया गया है। इसने कहा है कि नहीं, अगर आप ऐसा नहीं फॉलो करोगे तो हमें इसके वॉलेटिंग इफेक्ट्स भी बताए थे उसने, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी, इट इज़ अप्लाइड इन स्पेशल सिचुएशंस में ही अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। स्पेशल सिचुएशंस का मतलब क्या है, जैसे हम फंक्शनल में ही देखें, ठीक है, तो वो हर एक फैक्ट्री में नहीं, जहाँ पे कोई केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, बहुत खतरनाक काम किए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो पर्टिकुलर आपकी, अगर आपकी फैक्ट्री में वैसा काम चल रहा है जैसी टेक्निक्स बताई गई हैं, ठीक है, तभी ये अप्लाई किए जाएंगे। नेक्स्ट, इट इज़ अप्लाइड यूनिवर्सली, ये कहीं पे भी अप्लाई हो जाते हैं, चाहे इकोनॉमिक, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे नॉन बिजनेस है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। जैसे जैसे उसने लेबर के साथ काम किया, उसने ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ठीक है। प्रेजेंटेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। इसमें हमने देखा था
जब फ्यूल जो हैं उन्होंने हेनरी फ्यूल ने जैसे ही कोल माइनिंग कंपनी में अपनी एंट्री की थी तभी वो कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई थी, ठीक है ना। फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बनाए हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो किए ये प्रिंसिपल्स में, और फिर उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाए हैं, ठीक है। पर यहाँ पे टेलर ने खुद नहीं किया, उसने ऑब्जर्व किया, लेबर को देखा, उसको लेबर को देख के लगा कि लेबर जो है वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, ज़्यादा काम कर सकती है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, पर वो करती नहीं है, ठीक है। तो उसने दूसरों को देख के बनाए हैं। नेक्स्ट है फोकस, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन, स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पीड। यहाँ पे हमने क्या फोकस किया हुआ है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। हमने काम को सिंपल बना के, स्टैंडर्डाइज करके, टाइम देख के, स्पीड देख के उसकी हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की हुई है। और यहाँ पे क्या है, रिफॉर्मिंग द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। यहाँ पे पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्लान करना, ठीक है। यहाँ पे मेन फोकस किसको किया गया है कि प्रॉपर प्लानिंग की जाए। यहाँ पे क्योंकि फैक्ट्री का काम हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉपर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है और कम से कम कॉस्ट के ऊपर। वेस्टेज जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो मैन है चाहे वो मशीन है आपकी, ठीक है। और वो होगा कैसे, अगर आप सिंप्लीफिकेशन दोगे, स्टैंडर्ड्स बनाओगे, स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। टेलर की पर्सनैलिटी साइंटिफिक है और जो फ्यूल है वो कौन है, प्रोफेशनल पर्सन है। और एक्सप्रेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया हुआ है, इन्होंने जर्नल थिंकिंग दी है, ये जनरल थिंकिंग है, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। अब हम इस पूरे चैप्टर से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि इट कैन बी सेड दैट दीज डेज मैनी चेंजेस हैव क्रिप्ट इनटू द वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट में। देखो आप कितनी ही चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस चेंज दैट प्रिंसिपल ऑफ टेलर अपीयर टू बी अ लिटल ओल्ड। जो टेलर के हैं वो पुराने हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि आजकल मजदूरों की जगह मशीनों ने ले ली हैं। ऑन द अदर हैंड प्रिंसिपल एडवोकेटेड बाय फ्यूल गेट क्रूडेंस इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये जो फ्यूल के हैं, ठीक है, इनको हम नकारा तो नहीं कर सकते, पर ये भी बहुत कम यूज़ हो रहे हैं इवन देन टेलर्स, ठीक है। फिर ये हम यूज़ तो कर रहे हैं, ठीक है। इवन देन कहता है जो टेलर की कंट्रीब्यूशन है कैन नॉट बी कंसीडर इनसिग्निफिकेंट। हम फिर भी उसे ऐसे नहीं कह सकते कि ये हमें यूज़ के लिए नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसकी हमारे लिए। पर जहाँ पे भी हमें ज़रूरत हो, इन्होंने बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स दिए हैं, हमें बहुत अच्छी टेक्निक्स दी हैं, तो प्रिंसिपल सर्टनली गाइड द मैनेजर इन द वे और अदर वे, ठीक है। तो वो मैनेजर को गाइड करते हैं कि कैसे, जैसे कि अब अगर आपने वर्कर्स की कॉस्ट डिसाइड करनी होती है, नंबर ऑफ वर्कर्स डिसाइड करने होते हैं, तो आज भी टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग टू ही ये सारा कुछ किया जाता है। ये डिसीजन जो हैं वो मैनेजर्स जो हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, वो किसके अकॉर्डिंग टू लेता है, टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग टू। पर मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग टू भी ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अब भी टेलर और फ्यूल की उतनी ही इंपॉर्टेंस है, ये प्रिंसिपल्स उतने ही ओबे किए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।